की राजनीति करने की एक कांग्रेस पार्टी ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ, सीएए के खिलाफ एक दुष्प्रचार का अभियान शुरू किया और उस दुष्प्रचार के अभियान के अंदर देश की जनता, कई युवा गुमराह हुए और एक कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुए। तब हमने तय किया कि लोकतंत्र है, चार लोग अपनी स्वार्थ के लिए भारत माता के और भारत माता के सपूतों के, मेरे शरणार्थी भाइयों बहनों के हितों के खिलाफ अगर जाते हैं तो हम भी जनता के पास जाएंगे। मैं देख रहा हूं आप बोर्ड ऊपर ऊपर कर कर बता रहे हैं कि इससे आपको नागरिकता मिलने वाली है। आप डरिए मत, ये सारी की सारी पार्टियां एक हो जाए, भारतीय जनता पार्टी सीएए में 1 इंच भी वापस नहीं आने वाली। आपकी नागरिकता को कोई नहीं रोक सकता। जितना भ्रम फैलाना है फैलाए, जितना गुमराह करना है करे। हम भी परिश्रम करेंगे, हम लोगों के पास जाएंगे, युवाओं के पास जाएंगे, माइनॉरिटी के पास जाएंगे और बताएंगे कि इसमें आपकी नागरिकता को कोई लेन देन नहीं है। ये मेरे शरणार्थी भाई आए हैं, उनको नागरिकता देनी है। मित्रों, मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए था, भारत माता के टुकड़े नहीं होने चाहिए थे। किसने करे? कांग्रेस पार्टी जवाब दे। ये फैसला कांग्रेस पार्टी ने करा था कि इस देश का धर्म के आधार पर बंटवारा होगा। और उसके बाद में जो पाकिस्तान बना, पूर्वी और पश्चिम, वहां 30% से ज्यादा हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, पारसी रहते थे जो यहां नहीं आ सके। जो इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि आप लोग महात्मा गांधी को मानोगे या नहीं मानोगे? जवाहरलाल जी को मानोगे या नहीं मानोगे? सरदार पटेल, मौलाना आजाद और राजेंद्र बाबू को मानोगे या नहीं मानोगे? अरे आपके नेता मनमोहन सिंह जी ने 2003 में कहा कि इनको नागरिकता दीजिए। गहलोत साहब ने 3 चिट्ठियां भारत सरकार को लिखी है। उनके घोषणा पत्र के अंदर ये कहा है कि हम नागरिकता देंगे, मगर जब देने की बात आती है छाती नहीं है, हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वोट बैंक उनकी तितर बितर हो जाएगी। मित्रों, मैं इस पूरे देश को बताना चाहता हूं कि पूरा भारत की जनता को बताना चाहता हूं कि जो शरणार्थी आए हैं, प्रताड़ित है, दुखी है, सताए हुए हैं, उनको नागरिकता देना ये उनके मानव अधिकारों का रक्षण करना है। और नरेंद्र मोदी सरकार इससे पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति करती। नेहरू लियाकत समझौता हुआ, उसमें दोनों देशों की माइनॉरिटी को भरोसा दिया गया। हमारे यहां तो हमने माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को सम्मान के साथ रखा, उनकी आबादी भी फल फूल रही। और पाकिस्तान के अंदर 30% से 3%, बांग्लादेश के अंदर 30% से 7%, और अफगानिस्तान में जो लाखों के आसपास थे केवल 500 बच गए हैं। 500। हम ये सबको सम्मान देना चाहते हैं। नेहरू लियाकत समझौते का अमल कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, मगर हम करेंगे। कांग्रेस के नेताओं का वचन का अमल कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, मगर नरेंद्र मोदी जी करेंगे। 500 से ज्यादा सभाएं कर कर हम लोगों को ये अभियान के साथ जोड़ने वाले हैं। 250 से ज्यादा प्रेस वार्ताएं कर कर आपकी फैलाई हुई भ्रांति को हम दूर करने वाले हैं। और जब ये सारे लोग समझ जाएंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा
कि आपने कितना गलत कदम उठाया है, कितना गलत कदम उठाया है। मित्रों, मोदी जी ने ढेर सारे लोगों को ढेर सारी चीजें पहुंचाई। मैं आज पूछना चाहता हूं मारवाड़ की जनता को, कितने लोगों के पास मोबाइल है? जरा हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर करिए जरा। कितने लोगों के पास मोबाइल है? सबके पास है ना? अपना अपना मोबाइल निकालिए, जरा निकालिए मोबाइल, हाथ में लीजिए, हाथ में लीजिए। माताएं बहनें भी निकाले, जरा हाथ में ले, ऊपर करिए। अब मैं एक नंबर बोलूंगा, पहले हिंदी में बोलूंगा, बाद में अंग्रेजी में बोलूंगा। वो नंबर पर मिस कॉल करिए, कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपका समर्थन नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंच जाएगा। करोगे सब लोग? पीछे बोलो भैया, करोगे? जोर से बोलो, करोगे? तो मैं अब नंबर बोलता हूं, डायल करिएगा। 8 8 6 6 2। फिर से एक बार, 8 8 6 6 2। मगर ये गुमराह कर रहे हैं कि इससे भारत के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मैं आज सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये कानून नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी को आदत पड़ी, जितने भी देश हित के मुद्दे हैं उसको अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत विरोध करना। इतनी बड़ी हजारों हजारों की संख्या है। मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने धारा 370 हटाई, अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? ये राहुल बाबा कह रहे क्यों 370 हटाई? मैं फिर से पूछना चाहूं, हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में खिलाफत कर रही थी। मित्रों, मैं फिर से पूछना चाहता हूं, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अगर पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है तो एयर स्ट्राइक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जोर से बोलो, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मोदी जेएनयू में नारा लगता है, देश भारत मां तेरे टुकड़े हो 1000, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनका समर्थन करते हैं। आप मुझे बताइए, देश के टुकड़े करने वालों को जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? मित्रों, एक टुकड़े टुकड़े गैंग देश के अंदर एक वोट बैंक की राजनीति का फिर से एक बार शुरुआत करना चाहता हूं। और इसलिए मैं देशवासियों को भी अपील करना चाहता हूं और करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी आह्वान करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के समर्थन में ये जो जागरूकता अभियान, आज जन जागरण अभियान शुरू हुआ है, वो जन जागरण अभियान से आप जुड़िए। ये सारे इकट्ठा होकर फिर से एक बार तुष्टीकरण के रास्ते पर देश को ले जाना चाहते हैं। मैं आप सबका आह्वान करने आया हूं। इस सभा के माध्यम से, इस जन जागरण की सभा के माध्यम से देश की जनता का भी आह्वान करना चाहता हूं कि 70 साल से जो समस्याएं निलंबित थी, जिसको छूने की कोई हिम्मत नहीं करता था, मोदी जी ने 8 माह के अंदर सारी समस्याओं को समाप्त कर इस देश का आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त कर दिया। कोई नहीं मानता था धारा 370 और 35 से कोई हटा पाएगा, मोदी जी ने हटा दिया। कोई नहीं मानता था ट्रिपल तलाक कोई हटा पाएगा, मोदी जी ने हटा दिया। कोई नहीं मानता था शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी, मोदी जी ने दे दी। कोई नहीं मानता था कि अयोध्या में राम लल्ला का भव्य राम मंदिर बनेगा, वो भी बनने का रास्ता प्रशस्त हो गया। कोई नहीं मानता था कि सेना को एक सीडीएस मिलेगा और पाकिस्तान के ऊपर कोई भी वहां से अगर छेड़खानी होती है
तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। वो काम भी मोदी जी ने कर रखा है और मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए कटिबद्ध है। उस वक्त जो गुमराह करने का एक बहुत बड़ा अभियान चला है, वो अभियान के सामने भारत माता के सारे सच्चे सपूत, सारे देशभक्त इस सीएए के लिए, नागरिकता संशोधन कानून के लिए जो जन जागरण अभियान है, इसके साथ जुड़े। इस मिस कॉल पर नंबर मिस कॉल करे और देश की जनता को लामबंद कर जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, उनको अपनी शक्ति का परिचय दे। यही भूमि पर बात कर मेरी बात को समाप्त करना चाहता हूं। सभी को, सभी दिल्ली वासियों को, सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम अपने गणतंत्र दिवस की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज से 70 साल पहले आज ही के दिन 26 जनवरी को, आज 25 जनवरी है, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। हमारे देश का संविधान हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने बनाया था। उन लोगों ने बनाया था जिन लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए सैकड़ों कुर्बानियां, करोड़ों कुर्बानियां दी थी, बड़ी से बड़ी कुर्बानियां दी थी। ऐसे लोगों ने आजाद भारत का एक सपना देखा था कि भारत कैसा होगा, और उस सपने को उन्होंने संविधान के अंदर संजोया था। इस संविधान की एक प्रस्तावना है। इस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। यह प्रस्तावना एक तरह से संविधान का निचोड़ है। आज मैं आप लोगों के सामने संविधान की उस प्रस्तावना को एक बार अच्छे से पढ़ के सुनाना चाहता हूं। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a secular, into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949,
do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. बहुत ही खूबसूरत प्रस्तावना है। संविधान को बचाए रखने की जिम्मेदारी हम सब 130 करोड़ भारतवासियों की है। और अगर हम इस संविधान को बचाए रखेंगे तो जब जब देश कठिन परिस्थिति से गुजरेगा, ये संविधान हमारी रक्षा करेगा, ये संविधान देश की रक्षा करेगा। दोस्तों, हम सबको मिलके भारत को एक महान देश बनाना है, भारत को दुनिया का नेतृत्व करना है, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। 8 फरवरी को दिल्ली में चुनाव है, लेकिन अभी चुनावों के मद्देनजर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पे मैं आपसे बहुत सारी बातें किया करता था। आप लोगों के जो मन में प्रश्न होते थे उनके जवाब दिया करता था, अपनी बातें रखा करता था, लेकिन कानूनन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से आज हमारी उतनी सारी बातें नहीं हो पाएंगी। तो मैं केवल 4 पंक्तियां आज आपके सामने रख रहा हूं। जैसा मैंने कहा, हमारा देश हमें बहुत महान बनाना है, भारत को हर क्षेत्र के अंदर दुनिया का नेतृत्व करना है, और इस सब को करने के लिए हम सबको संकल्पना लेनी है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, एक दिन हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ, एक दिन नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, एक दिन हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज, एक दिन। भारत माता की इंकलाब।
लेफ्टिनेंट कमांडर एसीपी अनुज कुमार मंच की तरफ आते हुए और परेड समाप्ति की सूचना देते हुए Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज यहाँ पे एकत्रित हुए मेरे दिल्ली जल बोर्ड के सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम। आज 5 साल के बाद मैं आपको ये कहने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि मुझे आप लोगों के ऊपर गर्व है। 5 साल के अंदर पानी और सीवर के क्षेत्र में आप लोगों ने अद्भुत काम करके दिखाया है। ऐसे ऐसे काम किए हैं। हमारे 5 साल के पहले वाली सरकारों के दौरान जब लोग पानी और सीवर के मामलों में परेशान होते थे और आज 5 साल के अंदर दिल्ली के अंदर कोने कोने में हम लोग पानी पहुंचाने में सक्षम हुए हैं, लोगों को पानी पिलाने में सक्षम हुए हैं, दिल्ली के लोग जल बोर्ड की तारीफ कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक बात तो साफ है कि हमारे अधिकारी और कर्मचारी तो अच्छे थे, वही आज भी हैं, वही पहले थे। समस्या ऊपर थी, अब वो ऊपर वाली समस्या सुलझ गई। तो जल बोर्ड भी बहुत अच्छा काम कर रहा है पिछले 5 साल में। आज दिल्ली के लोगों की तरफ से, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करने आया हूं। आप सब लोगों के अच्छे काम के लिए बधाई देने के लिए आया हूं। 5 साल पहले जब अपनी सरकार बनी थी, दिल्ली की लगभग 58% 58% कॉलोनियों में टूटी से पानी जाता था। 58% कॉलोनियों में पाइपलाइन थी, बाकी जगह टैंकरों से पानी जाया करता था। आज मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है, और ये गर्व मुझे आप ही लोगों की वजह से हो रहा है, नहीं तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि 58% से 93% दिल्ली के अंदर हमने पानी पहुंचा दिया, कोने कोने के अंदर। 93% दिल्ली में अब पाइपलाइन बिछ गई है, टूटी से पानी जा रहा है। केवल 7% दिल्ली बची है। उस 7% को भी अगले 1.5 साल के अंदर हम घर घर के अंदर टूटी से पानी पहुंचा देंगे। यह कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ा काम था हम लोगों के लिए। इतने बड़े स्तर के ऊपर पानी का नेटवर्क बिछाना, घर घर के अंदर पानी पहुंचाना, दिल्ली के कोने कोने में पानी पहुंचाना, यह सोचने की बात है कि 70 साल में, कई बार मैं सोचता हूं 70 साल में इतनी सरकारें आई और दिल्ली देश की राजधानी है। राजधानी के अंदर अगर हम घर घर के अंदर टूटी से पानी नहीं पहुंचा पाए तो बाकी देश के गांव-गांव के अंदर तो पता नहीं अभी कितने साल लगेंगे पानी पहुंचाने में। लेकिन अगर 5 साल के अंदर हम लोगों ने 58% से 93%, 35% एडिशनल दिल्ली में पानी पहुंचा दिया, तो इसका मतलब काम हो तो सकता था, पहले भी हो सकता था। अपने कर्मचारियों को मौका नहीं दिया गया, आप लोगों को मौका नहीं दिया गया। इस बार 5 साल में आप लोगों को मौका मिला और आप लोगों ने अद्भुत काम करके दिखा दिया 5 साल के अंदर। दिल्ली में लगभग 1700
1797 कच्ची कॉलोनियां हैं, उसमें से 1554 कच्ची कॉलोनियों में हम लोगों ने पानी का नेटवर्क बिछा दिया है और लगभग 1200 कॉलोनियों के अंदर हमने सीवर का नेटवर्क बिछा दिया है। और जो बची हुई कॉलोनियां हैं उनके अंदर भी अगले साल 2 साल के अंदर हम पानी और सीवर का नेटवर्क बिछा देंगे। अब अपने को अगली स्टेज पे आना है। दिल्ली देश की राजधानी है। देश की राजधानी में भारत, हम सब लोग भारत से प्यार करते हैं, हम सब लोग अपनी भारत माता से प्यार करते हैं, हम सब लोग अपने देश से प्यार करते हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अपने देश की राजधानी दूसरे देशों की राजधानी से किसी बात पे कम रह जाए। यूके की राजधानी लंदन, फ्रांस की राजधानी पेरिस, जापान की राजधानी टोक्यो जैसे बिजली के क्षेत्र में जब हमारी सरकार बनी थी फरवरी 2015 में, उससे पहले वाली गर्मियां याद करो, 2014 की गर्मियां, जून जुलाई का टाइम था, 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगा करते थे दिल्ली के अंदर। 7-7, 8-8 घंटे बिजली जाया करती थी। शर्म की बात है कि देश की राजधानी के अंदर इतने पावर कट लगते थे। सरकार बनने के बाद 2-2.5 साल मैं खुद एक कॉलोनी के अंदर गया, हमने खड़े होकर ट्रांसफार्मर लगवाए। आज मेरे को बड़ी खुशी है कि जापान की राजधानी टोक्यो में 24 घंटे बिजली आती है, यूके की राजधानी लंदन में 24 घंटे बिजली आती है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में 24 घंटे बिजली आती है, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में 24 घंटे बिजली आती है। तो भारत की राजधानी दिल्ली में भी 24 घंटे बिजली आने लगी है। अब ऐसे ही अब अपने को 24 घंटे पानी देने का इंतजाम करना है। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हाथ खड़ा करके बताना तैयार हो ये चैलेंज लेने के लिए? 24 घंटे पानी देंगे हम अगले 5 साल के अंदर। ये आप लोगों का समर्थन है जिसकी वजह से मैं गली गली में जाके आज कह रहा हूं कि दोबारा सरकार बनेगी। पहली बार में तो आपकी गली गली के अंदर पाइपलाइन बिछाई, आपके घर में टूटी लगवाई, टूटी से पानी दिया। अगले 5 साल के अंदर अब 24 घंटे पानी भी देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? तैयार हो सारे जने? याद करो पहले वाले दिन जब बिजली जाया करती थी, जनरेटर हर मार्केट में, हर घर में जनरेटर, इन्वर्टर इस्तेमाल होते थे। आज जनरेटर वालों की दुकानें बंद हो गई, इन्वर्टर वालों की दुकानें बंद हो गई, लोगों ने बैटरी खरीदनी बंद कर दी। आज दिल्ली से जनरेटर गायब हो गए, इन्वर्टर गायब हो गए, लोगों के घरों से बैटरियां खत्म हो गई। अगले 5 साल के अंदर हर घर के अंदर ये पानी के पंप भी बंद करवाने। अब पानी के पंपों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इतने प्रेशर से पानी देंगे कि लोगों का 6ठे मंजिल पे भी पानी अपने आप आया करेगा। दे सकते हैं हम लोग? जोर से बताना। ये मीडिया वाले कल लिखेंगे जाके, उनको पता होना चाहिए कि जो केजरीवाल कह रहे हैं अपने साथियों के, अपने परिवार, जल बोर्ड का अपना जो परिवार है, इस परिवार की ताकत के बेसिस पे आज जो मैं कह रहा हूं, मैं कह पा रहा हूं। नहीं तो मेरी क्या औकात है? मेरी ताकत आप लोग हैं, मेरी ताकत मेरे साथी हैं, मेरी ताकत मेरे जल बोर्ड के सारे परिवार के सदस्य हैं, जिनकी बेसिस पे मैं ये दावे कर पा रहा हूं। दूसरी चीज अपने को करनी है। अभी इन्होंने आरोप लगाया थोड़े दिन पहले, गंदी राजनीति करी, 4-5 जगह से उठा के इन्होंने सैंपल और बोले पानी गंदा है, पूरी दिल्ली का पानी गंदा है। उनके मुंह पे ही पड़ी। मैं जनता के बीच में जाता हूं, इतनी जनता मैं पूछता हूं भाई साफ पानी किस किस का आ रहा है? सारी जनता दोनों हाथ खड़े करके कहती है जी साफ पानी आ रहा है। तो ये झूठ बोलते हैं, इनकी झूठ की राजनीति, ज्यादा झूठ के पैर नहीं होते। सच सच होता है, सच छुप नहीं सकता। झूठ के पैर नहीं होते, झूठ पकड़ा जाता है। तो 2 दिन के अंदर इन्होंने कहना बंद कर दिया। लेकिन अब जब हम 24 घंटे पानी देंगे
अभी भी अपने कुछ इलाके हैं जहां पे गंदा पानी आता है। मैंने इनको कहा था, मैंने कहा मैं ये नहीं कह रहा सारी दिल्ली में साफ पानी आ गया। जब हमारी सरकार बनी 2300 ऐसे इलाके थे जहां पे गंदा पानी आया करता था। कहीं पे सीवर से मिक्स हो गया, कहीं पे लीक हो गया, कहीं कुछ अलग अलग समस्या थी। एक एक करके कहीं पाइपलाइन बदलवाई, कहीं सीवर की पाइपलाइन बदलवाई, कहीं प्रेशर बढ़ाया, कुछ किया। आप ही लोगों ने किया, मैंने थोड़ी किया। आज 2300 में से 125 ऐसे इलाके बचे हैं जहां पे गंदा पानी आ रहा है। बाकी सब जगह ठीक कर दिया। अब ये जो 125 इलाके हैं जहां गंदा पानी आ रहा है, तुम अगर वहीं जाके पानी लेकर सैंपल उठाओगे तो वो तो गंदा दिखेगा ही। बाकी सब जगह दिल्ली में ठीक कर दिया, वहां भी ठीक कर रहे हैं। पाइपलाइन बदलवाएंगे तो पूरी दिल्ली के अंदर अगले 5 साल में एक जगह, एक तरफ तो अपने को 24 घंटे पानी देना है और दूसरी तरफ इतना साफ पानी देना है सीधे टूटी से मुंह लगा के लोग पानी पी लें, ऐसा पानी होना चाहिए। आजकल मैं टाउन हॉल मीटिंग कर रहा हूं, जनता के बीच में जाता हूं, वहां पे जनता जो प्रश्न पूछती है उस प्रश्नों के मैं सीधे जवाब देता हूं। तो एक टाउन हॉल में भी मैं गया, एक आदमी खड़ा हुआ, बोला जी यहाँ पे बगल में एक टूटी है जल बोर्ड की, पानी पी के दिखाओ। मैंने ग्लास लिया, सीधा वहां पे पानी लिया उस टूटी से और पानी पी लिया। मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो जिंदा हूं। कोई तो अपना जल बोर्ड का जहां साफ पानी आता है वहां इतना साफ पानी आ रहा है कि सीधे टूटी से पिया जा सकता है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे बचे हैं जहां पे अभी साफ पानी नहीं है, उसको साफ करने की जरूरत है। तीसरी चीज, अपना जो सीवर का नेटवर्क है वो भी जब अपनी सरकार बनी थी लगभग 45 या 50% दिल्ली सीवर से कनेक्टेड थी। आज 80% दिल्ली में सीवर की पाइपलाइन पहुंच चुकी है, सीवर की लाइनें पहुंच चुकी हैं। यह भी आप ही लोगों की वजह से हुआ है। 20% दिल्ली बची है। इस 20% दिल्ली में भी अगले आने वाले साल, 2 साल, 3 साल के अंदर अपने को घर घर के अंदर सीवर पहुंचाना है। यह अपना तीसरा लक्ष्य है। और चौथा लक्ष्य वो सबसे जरूरी है, यमुना साफ करनी है। तैयार हो सब लोग? यमुना साफ करने की इतनी कमजोर आवाज क्यों आ रही है? जोर से बताओ, तैयार हो? चौथा काम करना है, यमुना साफ करनी है। और मैंने लोगों को कहा है कि 5 साल, अगले 5 साल में अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा, मेरे सारे जल बोर्ड के साथी डुबकी लगाएंगे और दिल्ली वालों को भी डुबकी लगवाएंगे। मंजूर है ना? कह दूं ना दिल्ली को? तो अगले 5 साल के 4 टारगेट हैं। 24 घंटे पानी देंगे, साफ पानी देंगे, घर घर में सीवर पहुंचा देंगे और यमुना साफ करेंगे। ये सारे काम आपके और आपका ख्याल रखना मेरा काम है। आपकी जितनी समस्याएं वो मेरी, आपकी जितनी प्रॉब्लम्स वो मेरी। मेरे कर्मचारी खुश रहें, मेरा परिवार खुश रहे जल बोर्ड का, इसके लिए मेरे को जो करना पड़ेगा वो सारे काम मैं करूंगा। अभी भी जब 5 साल में मेरे पास जल बोर्ड की कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर जब भी मेरे पास आपकी यूनियंस आई, आपके कर्मचारी आए, मैं इंडिविजुअल कर्मचारियों से भी बहुत मिला हूं। उन सभी समस्याओं को हमने गौर करने की कोशिश की। प्रमोशन की समस्याएं थी, पहले जेई लेवल की 27, 28 साल लगा करते थे, अब 8-10 साल में प्रमोशन हो जाती है। ग्रेड पे बढ़ाना था, ग्रेड पे बढ़ाया हम लोगों ने। और बाकी अपने कर्मचारियों के कई सारे, इतने सारे काम करे हैं, मेरे पास अब लिस्ट नहीं है कि क्या क्या काम करे हैं। एक चीज है, भरोसा जरूरी है। जिंदगी है, जिंदगी में समस्याएं लगी रहती हैं। आज 4 समस्याएं हैं, उनको सॉल्व कर देंगे, कल 4 और आ जाएंगी। भरोसा रहना चाहिए, आपका मेरे पे भरोसा रहना चाहिए, मेरा आपके ऊपर भरोसा रहना चाहिए। यह सबसे जरूरी है। जब तक अपना भरोसा है, बाकी जिंदगी की समस्याएं हैं, सारी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। कल आपके कई सारे यूनियन वाले मेरे से मिलने के लिए आ रहे हैं। जितनी भी समस्याएं उन पे हम गौर करेंगे और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता रहूंगा। कल ही नहीं, अगले 5 साल तक
जब तक हूं तब तक आपकी सारी समस्याएं, मेरी समस्याएं, उनको समाधान करना मेरा काम है। और दिल्ली के लोगों को, अपनी दिल्ली के, मेरी दिल्ली के लोगों का समस्याओं का, पानी और सीवर का समस्या का समाधान करना आपका काम है। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लगा। 5 साल के बाद जब मैं आज आपसे मुखातिब हो रहा हूं, बहुत संतुष्टि के साथ और गर्व के साथ मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। और उसका मेरा गर्व का कारण केवल आप लोग हैं, जितनी कड़ी मेहनत से और जितनी शिद्दत के साथ आप लोगों ने 5 साल में काम किया है। आज दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर दिल्ली के लोगों को गर्व हो रहा है। दिल्ली के लोग गर्व के साथ दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर नाज करते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड उनके लिए काम कर रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज 5 साल के बाद हम कह सकते हैं कि हमने पिछले 5 साल में दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों को मुनाफे की दुकान नहीं बनने दिया। आम आदमी पार्टी सरकार, केजरीवाल जी की सरकार इस मामले में सक्सेसफुल रही है कि दिल्ली में हमने प्राइवेट स्कूल्स को मुनाफे की दुकान नहीं बनने दी। एक राज्य बता दो आप अपनी सरकार का, बीजेपी वाले, जहां आप ये कह सकें कि देखिए हमने प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ने से रोक दी, या जिन्होंने बढ़ा दी थी ये हमने ब्लैंकेट वापस कराई। एक राज्य बता दीजिए इतने सारे राज्यों में। इसीलिए हमने कहा कि इस बार दिल्ली का चुनाव तो काम पे होगा और प्राइवेट स्कूलों की फीस रोकना दिल्ली के लाखों पेरेंट्स की जिंदगी में किया गया एक ऐसा काम है जिसको दिल्ली के सारे प्राइवेट स्कूल्स के पेरेंट्स बहुत शिद्दत से आते हैं। मैं आज आपके सामने एक बार फिर से एजुकेशन के संदर्भ में आप सरकार के रिपोर्ट कार्ड का एक पहलू रखने आया हूँ। मोटे तौर पे देखें तो एजुकेशन को लेकर दिल्ली में या देश भर में 2 इशू हैं। एक, गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत ख़राब होती जा रही है और गवर्नमेंट स्कूल्स बंद होते जा रहे हैं और सरकारों की ना कोई नीयत है ना कोई समझ है गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम को ठीक करने के लिए। और दूसरा, प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस से पेरेंट्स दुखी हैं। प्राइवेट स्कूल की फ़ीस को लेके, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन की गई, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स की सबसे बड़ी शिकायत ये रही प्राइवेट स्कूल्स के बारे में कि वहाँ फ़ीस बहुत आर्बिट्ररी तरीके से बढ़ती रहती है। लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ती, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ती और प्राइवेट स्कूल की फ़ीस बढ़ती चली जाती है। देखा यह गया पिछले वर्षों में कि गवर्नमेंट स्कूल्स को जानबूझ के बंद किया गया ताकि प्राइवेट स्कूल्स को बढ़ावा मिल सके। ऐसा भी दौर आया कि गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत हर जगह इतनी ख़राब की गई और जिन लोगों के सर पे जिम्मेदारी थी उसमें बहुत सारे नेता भी रहे, बहुत सारे नेताओं के लोग रहे, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, और बहुत सारे ऑफिसर्स भी रहे। उन्हीं लोगों ने, अपने परिवारों ने, उनके परिवार के लोगों ने ही प्राइवेट स्कूल खोल लिए और प्राइवेट स्कूल्स को खुली छूट दी गई। वो चाहे जैसे प्रोसेसेस अपनाएं, वो चाहे जैसे नियमों को, कानून को धज्जियाँ उड़ाएं, और उन्हीं सब इलाकों में गवर्नमेंट स्कूल बंद किए गए। मैं जब बहुत सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग्स में भी बैठा तो वहाँ भी मेरे सामने ये बात रखी गई, भाई हम गवर्नमेंट स्कूल्स को, मैंने सवाल किए वहाँ पे कि क्यों बंद कर रहे हैं, तो मेरे सामने कहा गया नहीं बंद इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ बच्चे नहीं हैं, लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डाल नहीं रहे। तो मैंने उनसे कहा भी कि फिर आप लोग अगर सिंसियर हैं गवर्नमेंट स्कूल को चलाने पे, एजुकेशन को रिफॉर्म करने पे, तो एक बार स्टडी करिए ना कि जिन इस इलाकों में आप हज़ारों गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद कर रहे हैं उस इलाके में कितने प्राइवेट स्कूल खुले हैं और वो प्राइवेट स्कूल कितने नेताओं के हैं। इतनी स्टडी कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा गवर्नमेंट स्कूल बंद होने के कारण और प्राइवेट स्कूलों के। खैर, दिल्ली में हमने 5 साल पहले जब हम वोट मांगने गए थे लोगों से, तो हमने ये वादा किया था कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स की पढ़ाई को बहुत शानदार करेंगे, प्राइवेट स्कूल के इक्विवेलेंट लेके आएंगे और प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस को रेगुलेट करेंगे। ये हमने दोनों वादे अपने चुनाव में किए थे। गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, 20,000 कमरे बन गए, टीचर्स की ट्रेनिंग, रिजल्ट्स, इन सब पे बहुत बात हो चुकी है। आप लोग खुद लगातार बात करते रहे। प्राइवेट स्कूल पे भी हमने अपना वादा निभाया है। प्राइवेट स्कूल्स में भी आज 5 साल के बाद हम कह सकते हैं कि हमने पिछले 5 साल में दिल्ली में
प्राइवेट स्कूलों को मुनाफे की दुकान नहीं बनने दिया। आम आदमी पार्टी सरकार, केजरीवाल जी की सरकार इस मामले में सक्सेसफुल रही है कि दिल्ली में हमने प्राइवेट स्कूल्स को मुनाफे की दुकान नहीं बनने दिया। दिल्ली में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, उसमें से कुछ प्राइवेट स्कूल वाकई बहुत शानदार काम कर रहे हैं, और मैं एज ए सिटीज़न, एज ए पेरेंट और एज ए मिनिस्टर जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जब गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत लगातार डिटेरियोरेट होती चली गई तो उस वक्त प्राइवेट स्कूल्स ने ही दिल्ली की जनरेशन्स को अच्छी एजुकेशन देने की जिम्मेदारी निभाई। आई रियली सैल्यूट देम फॉर दिस वर्क दैट दे हैव प्लेड। करीब 10-15 साल का ऐसा दौर रहा, 20 साल का, जहां बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट स्कूल्स खराब होते चले गए और प्राइवेट स्कूल्स ने एजुकेशन को संभाला, नहीं तो दिल्ली की एजुकेशन पूरी की तरह ठप हो चुकी होती। कुछ प्राइवेट स्कूल्स वाकई जेन्युइनली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर कुछ प्राइवेट स्कूल्स ने अपने आप को मुनाफे की दुकान बना लिया था। दिल्ली सरकार ने इस मुनाफे की दुकान को बंद किया। उसका मैं कुछ आपके सामने डेटा रख रहा हूँ, और एक ऐसे समय पर रख रहा हूँ पिछले 5 साल में जब दिल्ली सरकार ने मुनाफे की दुकान बंद की, वहीं पे यूपी, हरियाणा, पंजाब में आज भी मुनाफे की दुकान चल रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री जब पेरेंट्स कहते हैं कि पेरेंट्स की प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ रही है, तो उल्टे टीवी मीडिया के सामने, टीवी कैमरों के सामने पेरेंट्स पर बरसते देखे गए हैं, उनके ऊपर हेल्पलेसनेस दिखाते देखे गए हैं, वहाँ के अधिकारी देखे गए हैं। तो मैं आज आपके सामने थोड़ा सा डेटा रख रहा हूँ दिल्ली का। दिल्ली में वैसे तो 1700 के करीब प्राइवेट स्कूल्स हैं, पर उनमें बहुत सारे स्कूल्स लोकल नेबरहुड में और उन सब में चलते हैं। वहाँ फ़ीस और एडमिशन के बीच में एक रिश्ता रहता है कि फ़ीस उतनी बढ़ती है जहाँ एडमिशन मिलते हैं। करीब 300-350 बड़े स्कूल्स हैं दिल्ली में, जिनके एडमिशन में भी मारामारी रहती है, जिनकी फ़ीस में भी मारामारी रहती है, और जिनको लेके लोग दुखी रहते हैं। 364 स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट लैंड पे बने हुए हैं। एज पर द लॉ ऑफ द लैंड, ज़मीन देते वक्त इनके साथ एग्रीमेंट हुआ था कि ये फीस तभी बढ़ा पाएंगे जब सरकार से परमिशन लेंगे। 78, 72 उस दौरान, 70s के दौरान, 80s के दौरान इन स्कूलों को ज़मीन दी गई थी, प्राइवेट स्कूलों को, और वहाँ लैंड क्लॉज में लिखा गया है कि आप प्राइवेट स्कूल हैं, आप प्राइवेट स्कूल की ज़मीन ले लें, 1 रुपये पे आपको ज़मीन दी जा रही है, या बहुत हद से ज़्यादा सब्सिडाइज रेट पे ज़मीन दी जा रही है। आपको फीस बढ़ाने की अनुमति तभी दी जाएगी, आप फीस तभी बढ़ा पाएंगे जब आप सरकार से अनुमति ले लेंगे। लेकिन 70s से लेकर और 2015 तक किसी ने इस क्लॉज का इस्तेमाल नहीं किया, कभी भी इस क्लॉज को इन्वोक नहीं किया। केजरीवाल जी की सरकार जब पावर में आई 2015 में, तो इस क्लॉज को इन्वोक किया गया और इसके तहत प्राइवेट स्कूल्स को फीस बढ़ाने की अनुमति मांगने के लिए कहा गया। ये बहुत बड़ी चीज़ थी। हम भी हैरान थे देख के कि 78 में जिस स्कूल को ज़मीन दी गई, 75 में दी गई, 72 में दी गई, 82 में दी गई, वो स्कूल लगातार हर साल 15%, 20% फीस बढ़ा देते थे और सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगती थी। जबकि सरकार ने चिट्ठियां लिख के, सरकार ने एग्रीमेंट में लिख रखा है कि आपको ज़मीन दी ही इस शर्त पे जा रही है कि आप फीस सरकार से पूछ के बढ़ाएंगे। हर साल एवरेज जो हमने निकाला, 12 से 15% फीस बढ़ाई जाती थी 2015 से पहले। इसका मतलब अगर आप सिंपली देखें कैस्केड इम्पैक्ट पे, तो 5 साल के अंदर अंदर 75% फीस बढ़ जाती है। आज दिल्ली के पेरेंट्स को इन 350 स्कूलों में 75% फीस बढ़ोतरी से बचत दिलाई है दिल्ली सरकार ने। कैसे दिलाई है? 2015-16 में सरकार बनी थी और फरवरी में बनी थी, इसलिए उस वक्त तक तो बहुत एडमिशन्स वगैरह सब फिनिश हो गए थे, फीस वगैरह भी सारी, क्योंकि पहले क्वार्टर की तो ले लेते हैं लोग। 2015-16 में दिल्ली के इन 350 स्कूल्स ने ऑल ऑफ देम इंक्रीज फीस 18 से 15% का रेट पे, क्योंकि हमने सारा डेटा निकाला आज आपके सामने रखने से पहले। 8 से 15% फीस इन लोगों ने बढ़ाई 2015 में, सारे स्कूल ने बढ़ा दी थी। 2016-17 में हमने इस क्लॉज को इन्वोक करना शुरू किया। 2016-17 में 364 में से 334 स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी गई। उनकी फीस पिछले 2015-16 के बराबर रही, और जिनको परमिशन दी गई क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया, उनको भी बहुत स्क्रूटनी करा के, CAG ऑडिट करा के, उनके जितने भी, क्योंकि वो 25% तक मांग रहे थे, 5 से 8% की अनुमति दी गई कुछ स्कूलों को।
2017-18 में किसी भी स्कूल को फीस बढ़ाने की परमिशन नहीं दी गई। 2018-19 में किसी भी स्कूल को फीस बढ़ाने की परमिशन नहीं दी गई। 2019-20 में फिर से बहुत सारे स्कूलों ने परमिशन मांगी तो 309 स्कूलों को फीस बढ़ाने की परमिशन नहीं दी गई। तो आप देखिए 364 में से पहले साल जब हम सरकार में आए 15 में सब ने फीस बढ़ाई 8 से 15%, उससे पहले 12 से 15% हर साल बढ़ा देते थे सारे। 16-17 में 334 ने फीस नहीं बढ़ाई, 334 को नहीं बढ़ाने दी गई। 17-18 में एक को भी नहीं बढ़ाने दी गई। 18-19 में एक को भी नहीं बढ़ाने दी गई। 19-20 में 309 स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी गई। इतना ही नहीं, 2009, 10, 11, 12 में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था और आर्बिट्री फीस इंक्रीज पे एक टिप्पणी की थी कि इट सीम्स कि ये टीचिंग शॉप्स बन गए हैं, कोट एंड कोट वर्ड ले रहा हूँ मैं। और उन्होंने उस वक्त जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी बनाई थी। जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी और कुछ चार्टेड अकाउंटेंट्स उनकी टीम ने मिलके पूरी स्टडी की अकाउंट्स की बहुत सारे स्कूल्स के, और उस स्टडी के बेस पे कहा कि इन्होंने फीस एक्सेस चार्ज की है। 2009-10 से लेके उसके बाद से गवर्नमेंट्स ने कोई एक्शन नहीं लिया। 16-17 में जब हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया तो वी फाउंड कि जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी के ऑर्डर्स पर कोई काम ही नहीं हो रहा। तो जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी के द्वारा बताई गई फीस को फिर हमने, जो कि एक्सेस फीस थी, वापस कराया। और उसके बाद 2015-16 में भी, 16-17 में भी जिन लोगों ने हमसे पूछे बिना बढ़ा दी थी उनकी फीस भी वापस कराई। इंटरेस्टिंग है कि 4 साल में मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट से डेटा कलेक्ट कराया था कुछ महीने पहले, कुछ हफ्ते पहले, तो मुझे पता चला कि 198 स्कूलों ने 32 करोड़ 10 लाख रुपए की फीस 78,000 स्टूडेंट्स को लौटाई। इसमें से कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे थे जो 2010-11 में फीस देके स्कूल से, कॉलेज से भी पास आउट हो गए थे। फिर उनके घर चेक पहुंचे कि साहब आपसे हमने 2010-11 में ज़्यादा फीस ले ली थी, वो फीस वापस की। 2015-16 में भी जिन्होंने सरकार से बिना परमिशन लिए फीस बढ़ा दी थी उनके भी वापस कराए, या उनके बच्चे पढ़ रहे थे तो एडजस्ट कराए आगे। लेकिन 32 करोड़ रुपए करीब 80,000 स्टूडेंट्स के, यानी कि 80,000 फैमिलीज़ के वापस कराए। ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। मैं इस रिकॉर्ड को रखते हुए कहना चाहता हूँ कि हमारे आसपास के राज्यों में देखें तो गुड़गांव, फरीदाबाद और इन सब में बीजेपी की सरकार है। नोएडा और गाज़ियाबाद में भी बीजेपी की सरकार है। थोड़ा सा आगे चले तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी या कांग्रेस पूरे देश में एक मॉडल ऐसा दिखा दे जहां उन्होंने प्राइवेट स्कूलों की फीस वापस कराई हो, या 5 साल तक किसी एक सरकार के शासनकाल में फीस इस तरह से बढ़ाने से रोक दी हो, प्राइवेट स्कूलों को मुनाफे की दुकान बनने से रोक दिया हो। नहीं मिलेगा, आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। जब हमने टाइट स्क्रूटनी कराई थी, कुछ एनेक्डोटल एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख देता हूं कि क्यों नहीं बढ़ाने दी गई। ऐसा नहीं है कि हम फीस बढ़ोतरी को कोई इज्म से जोड़ के चल रहे हैं, मैथमेटिक्स है। देश का कानून कहता है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल प्रॉफिट की कंपनी की तरह से नहीं चल सकता। प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट पे चलते हैं, ट्रस्ट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के तहत रजिस्टर होती है, और उसका कानून ये कहता है कि ये ट्रस्ट जो भी काम करेगी उसमें प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर सकती है। उस कानून को हम ठीक से अनुपालन करा रहे हैं। हमने जब इन सब की स्क्रूटनी कराई तो दिल्ली, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स आप खुद भी गूगल करेंगे, बीच बीच में निकल आते हैं। एपीजे स्कूल था शेखसराय में, उसने एक्स्ट्रा फीस कर दी थी और 31 करोड़ की उसकी फीस उसके पास में, जबकि 31 करोड़ का बैलेंस बचा हुआ था। हमने उसको ऑर्डर किया और उसकी एक्सेस फीस रिफंड कराई, या जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे उनको एडजस्ट कराया। मैक्सफोर्ड स्कूल का इसी तरह से परवाना रोड पीतमपुरा का आया था, 25% से 15% फीस बढ़ा दी थी उन्होंने। उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक किए और उनकी सारी फीस लौटवाई। एक और प्राइवेट स्कूल था, उसने EWS बच्चों से बुक्स और यूनिफॉर्म के पैसे ले लिए थे, उससे उसके पैसे वापस लौटवाए EWS स्टूडेंट से। इसी तरह से क्वीन मैरी स्कूल है नॉर्थ एंड मॉडल टाउन में, उसके पेरेंट्स ने एक मैसेज भेजा था, एक बार हमको एक ईमेल किया था, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैंने सोचा आपके लिए उसका मैं कोट अनकोट पढ़ देता हूँ, आप प्रेस रिलीज में दे दीजिएगा। वी आर वेरी हैप्पी विद द डेवलपमेंट, क्योंकि उन्होंने कंप्लेंट की थी फीस बढ़ने की।
We are very, very happy with the development. This has further cemented our trust in your government and the Chief Minister. I wish they keep working the way they are for the betterment of the education. पेरेंट्स बहुत खुश थे इसको लेके. अब मैं थोड़ा सा हरियाणा, पंजाब और यूपी का भी आपके सामने खाका रख देता हूँ. हरियाणा में लॉ ऑफ द लैंड तो सारी जगह एक ही है, सारे देश में स्कूल ट्रस्ट से ही चलते हैं, प्राइवेट स्कूल. लेकिन हरियाणा में लगातार फी हाइक होती रहती है. हर जगह पेरेंट्स चीखते चिल्लाते रहते हैं. गुड़गांव में, फरीदाबाद में मीडिया भी रोज़ कवर करता है जब भी स्कूल फीस का बढ़ने का होता है, लेकिन कुछ नहीं होता उसमें. वहाँ पर फी हाइक को कंट्रोल करने के लिए कोई कानून ही नहीं है, कोई रूल्स नहीं बना रखे उन्होंने. रूल्स इन्वोक करने की, रूल्स को इम्प्लीमेंट करने की बात तो बात की है. हरियाणा में कोई वो नहीं है. और उसके ढेरों एग्जाम्पल्स हैं. जंतर मंतर तक आके पेरेंट्स प्रदर्शन करके गए हैं. दिल्ली के जंतर मंतर पे भी पेरेंट्स ने प्रदर्शन किया. उन्होंने एक सिस्टम बनाया है हरियाणा में, मैं स्टडी कर रहा था, कि प्राइवेट स्कूल्स को अपने इनकम और एक्सपेंसेस का ब्यौरा सरकार को फॉर्म 6 में लिख के देना होता है. ये फी रेगुलेशन के लिए नहीं है, बस जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है. वो भी जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है थ्रू मीडिया, वहाँ के लोकल मीडिया सोर्सेज से जो वहाँ पे छपी हैं, 5000 प्राइवेट स्कूल्स में से करीब 4500 स्कूलों ने तो फॉर्म 6 ही नहीं भरा. तो क्या करना है? मतलब प्राइवेट स्कूलों को सीधे मुनाफे की दुकान बनने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने गुड़गांव और फरीदाबाद में छोड़ रखा है. यहाँ यूपी में आप देखें, उत्तर प्रदेश में 2018 में कानून बनाया गया और बाकायदा उनको 7 से 8% फीस बढ़ाने की अनुमति प्राइवेट स्कूलों को दे दी गई. क्यों दे दी भाई? अगर देश का कानून, देश की व्यवस्था ये कहती है कि प्राइवेट स्कूल प्रॉफिट में नहीं चलेंगे, प्राइवेट स्कूल्स प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं है, तो फिर आप 7-8% परमिशन क्यों दे रहे हो? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंसेस, वो कितना ही भी खर्चा करें, सैलरी की उनको ज़रूरत है कि नहीं है, सैलरी बढ़ाने के लिए ज़रूरत हो तो बढ़ाएं, या खर्चे बढ़ाने के लिए ज़रूरत हो, खर्चा करने के लिए ज़रूरत हो तो बढ़ाएं. 7-8% ब्लैंकेट चेक दे रखा है उत्तर प्रदेश में, और उसका फ़ायदा उठा के गवर्नमेंट से एक तरह से इंडिकेशन है. उत्तर प्रदेश में लगभग सारे स्कूल, गुड़गांव, ये नोएडा और गाजियाबाद के पेरेंट्स तो हमेशा इस बात को लेके प्रोटेस्ट पे रहते हैं. हर साल 10-10, 15-15% फीस तो हर साल बढ़ा लेते हैं. 8% सरकार ने छूट दे रखी है, 10-15% वो लोग कर लेते हैं. इसी तरह से पंजाब में भी 7-8% पर एनम की, एकदम यूपी की तरह से बढ़ाने की परमिशन दे रखी है. तो वहाँ भी यही क्वेश्चन है कि भाई क्यों वो कर रखा है. और प्राइवेट पब्लिशर से बुक्स खरीदने के लिए भी वहाँ पेरेंट्स का बहुत प्रोटेस्ट चलता है. तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपके सामने कि प्राइवेट स्कूल भी इस देश के एजुकेशन सिस्टम की एक बड़ी रियलिटी है. जहाँ गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम के सामने सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट सीरियसनेस के साथ, फंड्स के साथ, विजन के साथ उनको ठीक नहीं करती है, और जानबूझ के ठीक नहीं करती है ताकि नेताओं के और पुराने अफसरों के, उनके परिवारों के प्राइवेट स्कूल चल सकें. वहीं प्राइवेट स्कूल्स के सामने जो अच्छा भी चल रहे हैं, कुछ को छोड़ के, ये है कि वो फीस को लेके पेरेंट्स को बहुत रुलाते हैं. दिल्ली सरकार बहुत कमिटमेंट के साथ दिल्ली के पेरेंट्स के साथ खड़ी हुई, और आज गर्व के साथ कह सकती है कि हमने चुनाव में वादा किया था कि हम प्राइवेट स्कूल्स को प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं बनने देंगे, और हमने 5 साल में उस वादे को पूरा किया है. ना सिर्फ पूरा किया है, बल्कि उसके सामने भले कोर्ट्स में जाके भी हमारे ऑर्डर्स को चैलेंज किया गया, हमने कोर्ट्स में जाके भी लड़ाई लड़ी, और आज पेरेंट्स के हित की रक्षा के लिए हमने जो भी ज़रूरी कदम थे उठाए. वापस मैं अपनी बात में आखिर में चुनौती देके कहना चाहता हूं कि आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों चुनाव के मैदान में है. कांग्रेस तो चुनाव में कहीं खड़ी नहीं है, पर उनके राज्य का भी मैंने जिक्र किया. भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में भी है और राज्य की सरकार में भी है, अलग अलग राज्यों में. एक राज्य बता दो आप अपनी सरकार का, बीजेपी वाले, जहां आप ये कह सकें कि देखिए हमने प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ने से रोक दी, या जिन्होंने बढ़ा दी थी ये हमने ब्लैंकेट वापस कराई. एक राज्य बता दीजिए. इतने सारे राज्यों में. इसीलिए हमने कहा कि इस बार दिल्ली का चुनाव तो काम पे होगा, और प्राइवेट स्कूलों की फीस रोकना दिल्ली के लाखों पेरेंट्स की जिंदगी में किया गया एक ऐसा काम है जिसको दिल्ली के सारे प्राइवेट स्कूल्स के पेरेंट्स बहुत शिद्दत से याद कर रहे हैं. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.
between our two countries. Joining the two leaders this afternoon, among others, are the Foreign and Defense Ministers of Maldives and the External Affairs Minister of India. I now invite my counterpart in Malé to conduct the proceedings. Assalamu alaikum and a very good afternoon to you all. Welcome to this high-level event to announce the launching of key development projects between the Maldives and India. First on the agenda is the gifting of the inshore patrol vessel Coast Guard ship Kamyab from the Government of India to the Government of Maldives. We will now see a short video on the vessel. This 28-meter vessel, gifted by the Government of India, this is a versatile platform fitted with state-of-the-art equipment for the specific roles of maritime operations and maritime law enforcement. Prior to the delivery of the vessel to the Maldives, 5 executive and 3 technical crew from the MNDF has been oriented and trained for this vessel in India as part of a pre-commissioning training. This brand new vessel was a result of a request made by the Honorable Minister of Defence Al-Ustaza Maria Ahmad Didi and the Chief of Defence Force Major General Abdullah Shamal during their official visits to India this year. As we continue to fly the Maldives flag on board this vessel from today onwards, the vessel will nevertheless resemble the everlasting friendship of the Maldives and India, as well as the brethren of our people, as it embarks to serve a shared maritime security need. May the vessel sail to its name, Kamyab, translated as success in both Hindi and Divahi. Excellencies, ladies and gentlemen, welcome to the official flag hoisting ceremony on board MNDF Coast Guard inshore patrol vessel Kamyab. The onboard ceremony will be officiated by the Commandant of the MNDF Coast Guard, Colonel Muhammad Salim. The Commandant is accompanied by the Defence Advisor of India to the Maldives, Captain Prashant Handu, and the Principal Director of MNDF Coast Guard, Lieutenant Colonel Ahmad Mujtaba Muhammad. The government and the people of the Maldives are grateful for yet another momentous milestone in the friendship and cooperation of the two nations. As Coast Guard Kamyab is proudly inducted to the service for maintaining peace and prosperity in these waters, we convey our gratitude to the Government of India, the Indian Embassy in Maldives, and the Indian Armed Forces for their tireless effort in successfully paving way for this significant undertaking. Thank you. May I now invite the Minister of Defence, Her Excellency Al-Ustaza Maria Ahmad Didi, and Ambassador of India to the Maldives, His Excellency Sanjay Sudhir, to do the honours. Thank you, Minister Maria and Ambassador Sudhir. Next is the exchange of MOUs under the High Impact Community Development Projects. The MOU regarding Indian grant assistance for implementation of high impact community development projects through local bodies was signed between the governments of the Maldives and India on 17 March 2019 during the official visit to the Maldives by External Affairs Minister of India, Her Excellency the late Sushma Swaraj. The purpose of this MOU is to implement projects which will contribute significantly to economic and social development and improvement of public welfare, particularly in the areas of education, health, and community development sectors. The primary themes of the projects are livelihood activities,
conservation of environmental and cultural heritage, empowerment of women, and child welfare. Today, 3 projects in Urdu City are being launched under the High Impact Community Development Projects. They are for establishing Geedoshumas plants, neighborhood fish processing plants in Hitadu, Huludu Medu, and Maradu. May I now invite the Minister of Foreign Affairs, His Excellency Abdullah Shahid, and Ambassador of India to the Maldives, His Excellency Sanjay Sudhir, to exchange the MOUs. May I also acknowledge the presence of Mayor of Urdu City, Abdullah Sadiq, on behalf of the implementing agency. Thank you, Minister Shahid and Ambassador Sudhir. Next is the exchange of the MOU for the use of the payment service RuPay card in the Maldives. We will now see a short video on the use of the RuPay card. The Republic of Maldives, with 1,200 islands located in the Indian Ocean, is one of the most beautiful places in the world. Maldives occupies a very special place in the neighborhood first policy of the Government of India. This is in perfect harmony with the India first policy of the Government of Maldives. Whether it's a vacation, adventure sports, the cuisine, or the mesmerizing beauty of the island nation has always been a source of admiration for Indians. September 2019, a big step for India and Maldives collaboration, where the two nations signed an MOU towards acceptance of RuPay cards across Maldives. With a view to further improve the existing bilateral relationship between the two countries through people-to-people contact by way of digitization of banking services. This will enhance bilateral tourism and people-to-people ties, a flagship project to increase the number of Indian tourists in Maldives. With this tie-up, RuPay cards will be accepted across merchant locations and ATMs in Maldives. One of the most beautiful countries in the world will be even more with RuPay, powered by NPCI, in partnership with Bank of Maldives. May I now invite the Chief Executive Officer of the Bank of Maldives, Mr. Timothy Sawyer, and Lead of International Alliances of the National Payments Corporation of India, Mr. Hari Shankar Yadav, to exchange the MOU. Thank you, Mr. Sawyer and Mr. Yadav. The next item on the agenda is the dedication of LED street lights gifted by India to Male City. The LED street lights were gifted to Male City under the MOU on collaboration in the field of energy efficiency and renewable energy, signed between the Government of Maldives and Energy Efficiency Services Limited of India on 17th March 2019. We will now see a short video on the work undertaken. The Maldives is a tropical haven with its sun-kissed beaches, palm-fringed islands and pristine waters. As close and friendly neighbors, India and Maldives share ethnic, linguistic, cultural, religious and commercial links. Government of India has been a privileged partner in supporting the environmentally responsible and low-carbon growth trajectory of the Republic of Maldives by upscaling energy efficiency programs. Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, during his visit reiterated India's commitment to help Maldives combating the impact of climate change. Ministry of External Affairs, Government of India is playing a pertinent role in supporting these initiatives.
A memorandum of understanding was signed between the Malé City Council and Energy Efficiency Services Limited (EESL), an undertaking of the Ministry of Power, Government of India, to collaborate in the field of energy efficiency and renewable energy. EESL has replaced over 2,500 conventional street lights with LED lights in Malé. The state is poised to achieve energy savings of nearly 0.2 million units annually. This translates to a total energy cost savings of over 0.8 million Maldivian rupiah per annum and a reduction of 145 tons in carbon dioxide emissions. The LED street lights are operated with a computerized control monitoring system which enables the council to operate the lights remotely. The LED streetlight program in Malé has been well received by the citizens. The lights are technically more advanced and efficient in nature, and Malé City Council is being benefited by the reduction of electricity bills. I really appreciate the assistance provided by the Government of India, and this program indeed will take the relationship of both countries to a new level. These LED street lights are not only energy efficient but are also proven to brighten up the streets, resulting in enhanced safety and security of the citizens, bringing hope and brightness into the lives of the people, enabling energy and cost savings, ensuring a safe, green and clean future. May I now invite President Ibrahim Mohamed Solih to make his remarks. Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency Prime Minister Narendra Modi, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am honored to join Prime Minister Narendra Modi today in celebrating another notable day in the Maldives-India relationship. My heartfelt appreciation to you, Prime Minister, for your personal commitment to further strengthen the very strong relationship between the Maldives and India. It is my pleasure to be here at this event to witness this exchange of agreements between the Government of Maldives and India. Both our countries are connected by the vast Indian Ocean. And over the years, preserving the safety and security of the ocean has brought us closer. The inshore patrol vessel, Coast Guard ship Kamyab, that was gifted today by the Indian government to the Maldives Coast Guard, will become a valuable asset in the Coast Guard's ability to protect our maritime borders and respond quickly to any situation that arises. Mr. Prime Minister, my government is committed to delivering people-centered growth that is inclusive and sustainable. One that delivers development to all the islands of the country. The MOUs on establishing fish processing plants in Addu, which was signed today, it is a key pledge of my government. The MOUs will contribute towards fetching better prices for fish, increase in fish purchase and processing capacity, and providing employment opportunities, which will in turn enhance household incomes. We appreciate India's support towards realizing these aims. In the past year, we have seen a tremendous increase in the number of Indian visitors to the Maldives. With the introduction of the RuPay card here in the Maldives, our Indian visitors will be able to make payments in their own currency, and we are confident that the number of incoming visitors will continue to grow. The Maldives and India agree on the urgent need to address the global threat posed by climate change. We, with the other island countries, are committed to working towards climate-smart, resilient islands, a plan that seeks to utilize natural solutions
promote innovation and leverage new technologies to build the resilience of our communities. A key area of this plan is the transition to renewable energy, the key focus of our agreement with the Indian company Energy Efficiency Service Limited, which was signed earlier this year in March 2019. We are pleased with the progress made under this MOU in providing energy efficient lights for all the streets in Male. These efforts, though they may seem small, contribute in a big way towards the larger goals of energy efficiency and reducing our carbon footprint. Mr. Prime Minister, the government has always attached the highest priority to our relationship with India. And we are heartened to see the renewed dynamism in our age-old ties. I have every confidence that the relations between our two countries will continue to flourish in the days ahead. The essence of our renewed commitment to further strengthen our bilateral economic and cultural ties is the strong political will of both our governments. I am happy to note that these agreements are occurring within the broader context of the Maldives' deeper and more frequent diplomatic engagement with not only India, but with the Indian Ocean region as a whole. As one of the newest members of the Indian Ocean Rim Association, IORA, the Maldives is interested in having a greater voice in regional affairs. I look forward to working with the Indian government in the near future to strengthen regional collaboration towards maritime security and commercial prosperity in the Indian Ocean region. I express my gratitude once again, Prime Minister, for facilitating these important agreements. I look forward to exploring even further avenues to strengthen the bilateral ties between India and Maldives in the near future. Thank you. Thank you, Mr. President. May I now invite Prime Minister Narendra Modi to make his remarks. Your Excellency, President Ibu Sole, our distinguished friends from Maldives, colleagues, Namaskar. It is always a pleasure to connect with you, President Sole. You and Maldives are always in our hearts and minds. I would like to congratulate you on the first anniversary of your term, which was celebrated few days back. It has been a landmark year of year for democracy and development in the Maldives. It has also been a significant year for India-Maldives relationship. My government's neighborhood first and your government's India first policies have made our bilateral cooperation in all sectors more strong. Implementing of our decisions has prompted development of Maldives' economy, infrastructure, and capacity building. It is important that this progress has been achieved in areas of Maldives' priorities and requirements. Today, a Made in India fast interceptor craft was officially handed over to your Coast Guard. This advanced vessel has been constructed by L&T in my home state, Gujarat. It will help enhance
Maldives' maritime security and promote your blue economy and tourism. I am happy to note that the patrol vessel has been named Kamyab, which means success, in Divehi as well as in Hindi. Excellency, I recall the importance your government attached to development of Adu. India is happy to partner through high impact community development projects for supporting livelihood of the island's communities. Friends, one of the key aspects of close relation between our countries is people-to-people contacts. Indian tourist figures in Maldives have more than doubled. India has moved from 5th to 2nd position. This week, 3 direct flights from Delhi, Mumbai and Bangalore have also started. RuPay payment mechanism will further ease the travel of Indians to Maldives. I am glad that this has been launched through the Bank of Maldives. Excellency, today we also dedicated LED street lighting to the people of Malé. India is very happy to bring to them benefits of this environment-friendly lights. They will also save 80% of cost. Excellency, we are also working on building a cancer hospital and a cricket stadium in Hulmale. I am informed that work on the water and sanitation projects in 34 islands and roads and reclamation work in Adu will begin soon. In the coming years, the projects under Indian assistance will bring even more benefits to the people of the Maldives. As a close friend and maritime neighbor, India is committed to continue partnering with Maldives for democracy and development. We will also enhance our cooperation for peace and mutual security in the Indian Ocean region. Excellency, I look forward to meeting you in Delhi. I convey warm wishes to the friendly people of the Maldives for peace and prosperity. Thank you. Thank you very much. Thank you, Mr. Prime Minister. Your Excellencies, ladies and gentlemen, this brings us to the end of today's ceremony. Thank you.